कुछ सपने दूर से शुरू होते हैं और धीरे धीरे हकीकत बन जाते हैं। सचिन पवार आज मेटल मैन, ऑन्टो में प्रेस शॉप प्रोडक्शन हेड और टूल रूम हेड। लेकिन एक समय था जब वो एक छोटी कंपनी में काम करते थे और हर दिन मेटल मैन के इस प्लांट के सामने से गुजरते हुए बस एक ही ख्याल आता था, एक दिन मुझे यहां काम करना है। वही ख्वाहिश, वही जुनून उन्हें यहां तक लेकर आया। 14 सालों का सफर, मेहनत, कंसिस्टेंसी और काम के प्रति सच्ची लगन। आज वो सिर्फ मशीन्स नहीं संभालते, बल्कि 26 लोगों की टीम को लीड करते हैं, जहां हर डिसीजन, हर प्रोसेस उनकी लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। उनकी डेडिकेशन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, वो उनकी टीम में भी दिखती है, उनके कॉन्फिडेंस में और उनके रिजल्ट्स में। चलिए मिस्टर सचिन से बात करते हैं, उनकी जर्नी, उनके चैलेंजेस और उनके सोच के बारे में। मेरा नाम सचिन पवार है। मैं मेटल मैन ऑटो में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं प्रेस शॉप प्रोडक्शन हेड करके काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ टूल रूम मेंटेनेंस हेड भी हूँ, जो टूल मेंटेनेंस आता प्रोडक्शन के। इसमें देखा तो मैं स्टैंपिंग डिवीज़न देखता हूँ। उसमें जो अपना 3 व्हीलर 2 व्हीलर के कंपोनेंट स्टैंपिंग किए जाते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल लिया तो फ्लोर बोर्ड, बैक पैनल, विंडशील्ड के जो पार्ट है वो, इन चीज़ों का अपन 3 व्हीलर का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद 2 व्हीलर के कुछ कंपोनेंट अपने तरफ है, उसके भी स्टैंपिंग अपन करते हैं यहाँ पे। अपने प्लांट में टोटल कितनी प्रेस मशीन है अभी? अपने प्लांट में टोटल 30 प्रेस मशीन है। कैपेसिटी बता पाएंगे, मतलब सबसे हाई से लेके लो तक में क्या कितनी कैपेसिटी? अपना हाईएस्ट है 500 टन हाइड्रोलिक, और उसके बाद सबसे कम से कम है 30 टन मैकेनिकल का। ऐसे अपने पास ओवरऑल 14 मशीन बड़ा हेवी है, और बाकी के जो 10 मशीन बचा है, 9 मशीन वो लाइट ड्यूटी का है। अपना तो फिलहाल का जो करंट का कैपेसिटी थे 80 हज़ार व्हीकल का पर मंथ का था। अभी अपन प्लान कर रहे हैं वो 1 लाख व्हीकल का। आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और वो थोड़ा मेरे को बताओ। सर मैं एक्चुअली मेरा 10 तक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है, और उसके बाद मैं यहाँ आ गया संभाजी नगर में। वो जॉब के लिए सर्चिंग चालू था मेरा। यहाँ आने के बाद मैंने छोटी मोटी कंपनी में देखा था स्टार्टिंग बेस पे। वहाँ पे मैं 8-9 महीने काम किया। फिर अपना ये 20-17 प्लांट रिसेंटली तब अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था। तो तब मुझे कैसे बाहर से पता चला वही मेटल मैन का एक प्लांट हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे एक डाई मेंटेनेंस की जगह थी एक्चुअली। डाई मेंटेनेंस यहाँ पे अपने मेटल मैन ऑटो। तो वो जैसी न्यूज़ मुझे मिली तो मैंने ट्राई किया यहाँ पे। वो दोनों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो कोई क्वेश्चन पूछे गए उसमें मैं पास आउट हुआ। तो उसके बाद ज्वाइनिंग का बोला दिया। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है, कब से कर सकते हो। अभी मैं पिछले कंपनी में था, वो जो छोटा कंपनी में था, वो सर को बोला, और यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी थी। तो मैंने बोला सर आप बोलो तब मैं ज्वाइन कर देता। ठीक है बोले। तो मेरा इंटरव्यू शायद गुरुवार को हुआ, और दूसरे दिन छुट्टी थी तभी MIDC को। तो मैंने बोला सर मैं शनिवार से स्टार्ट कर देता। ठीक है बोले। और उस दिन 2 तारीख थी, 2 जुलाई 2011। ठीक है, मैं आ गया फर्स्ट में। वहाँ से चालू हो गया। आते ही तब प्रोडक्शन स्टार्टिंग मेरा बेस हुआ प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन देखना है उसमें। उसके बाद टूल मेंटेनेंस देखना है। इस हिसाब से यहाँ की जर्नी चालू कर दी। अच्छा, आपको मतलब कोई मेटल मैन के बारे में कैसे पता चला? वो सिर्फ ऐसा था कि आपने प्लांट देखा था यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली मैं मेटल मैन के बारे में, मुझे मेरा जो पहला कंपनी का जाना आना था, मैं वाली से अप डाउन करता था। यहाँ से या अपना पुराना जो प्लांट है B31, उसके सामने से जाता था। लेकिन उस टाइम भी 31 को देखा तो एक ख्वाहिश थी मन में, यार एक दिन अपने को यहाँ पे भी काम करना है। ऐसी मन के मन बात थी। लेकिन वो कैसे कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने को मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ। अब मेरे मन की बात यही थी, वो मेटल मैन में अपने को काम करने आते जाते ही मेरा रुक था, तो मैं उस हिसाब से देख रहा था। तो ऐसा हो गया, जो मैं सोच रहा था वही हो गया। तो हमने
सीधा हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने मैनेजमेंट से या एचआर से किससे बात हुई वो उन्होंने कुछ बताया नहीं था मुझे, लेकिन बोले तू जा पे वहाँ पे मिल, तेरा काम। आपका इंटरव्यू लिया किसने? यहाँ पे सबसे पहले जो अपना एचआर के उस टाइम डब्बीर सर करके थे, उन्होंने लिया। उनके बाद जीएम थे डाले सर, जो कि प्लांट हेड थे, उन्होंने लिया। उनके बाद सीओ सर ने लिया था। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? मेरे टीम में फिलहाल प्रोडक्शन एंड के 16 बंदे और टूल मेंटेनेंस के एंड के 10 बंदे, ऐसे 26 की टीम है मेरी। उनकी ट्रेनिंग सर वो कैसे प्रोवाइड करी जाती है उनको? सर उसके लिए अपन उनके लिए ना एक मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, L1, L2, L3। मतलब जहाँ अपने को L1 जो काम अपना L1 से हो रहा है उस हिसाब से उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ L2 की रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको L2 के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, और जहाँ L3 की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको अपन ट्रेनिंग देते हैं। L3 का बंदा ऐसा है वो कोई से भी स्टेज पे काम करेगा, तो अपन जब फ्रेश आता है तो उसको L1 के हिसाब से ट्रीट करते हैं। उसका अपन ट्रेनिंग का जो मटेरियल बनता, अभी मुझे प्रेस ऑपरेटर लेना है, हाँ, तो प्रेस ऑपरेटर कोई भी दिया एचआर ने, जब अपने प्रेस शॉप के प्रोडक्शन के लिए देते तो उसको पहले तो सेफ्टी, पार्ट क्वालिटी और उसकी मशीन के बारे में मालूमात, ये जो बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, वो अपन उसको समझा देते हैं, भाई ये ऐसा करना है, सेफ्टी पे ध्यान देना है, क्या क्या पीपीई यूज़ करना है, पार्ट क्वालिटी में क्या देखना है, वो क्या काम कर रहा, ये चीज़ें उसको बिठा के उसको समझा। L2 में क्या होता, अभी L1 से उसको आगे लेना है, क्योंकि हर टाइम सुपरवाइज़र उसको नहीं पूरा टाइम दे पाएंगे ना, तो उसको खुद को ये पता होना चाहिए वो जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जो चालू है कि जो प्रोडक्शन बैचेस रहती प्रेस शॉप में ये बड़ी रहती है। मतलब एक भी पार्ट डिफेक्टिव चला गया वो अगर देखा नहीं तो आगे चल के पूरा बैच वैसे ही निकलता, तो उसको टाइमली देखना चाहिए, उसको क्या क्या डिफेक्ट आते हैं उसको समझाना पड़ते हैं, तो वो डिफेक्टिव उसको मालूमात होना चाहिए, वो रिंकल किसको बोलते हैं, क्रैक कैसे जनरेट होता है। L3 का कैसा है, उसको वो सुपर, अगर मान लो एक अंदर मशीन पे पूरा जो क्रिटिकल स्टेज है वहाँ पे उसको मुझे रिजेक्शन हो रहा है या कुछ होने के चांसेस है, जो ड्रॉ ऑपरेशन में रहता वहाँ L3 ऑपरेटर लगाना पड़ता, क्योंकि अपना सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होता, पार्ट क्वालिटी भी वही से अपने को प्रोड्यूस हो जाती, तो वहाँ पे L3 यही ऑपरेटर लगाना जरूरी रहता। तो वो उसको पूरा ये नॉलेज रहता, वो पूरे डिफेक्ट का नॉलेज रहता, मशीन का नॉलेज रहता, जो बेसिक उसके काम की चीज़ें वो उसको अपन ट्रेनिंग के हिसाब से समझा देते। तो आप कैसे इम्प्रूव करते हो प्रोडक्शन को? प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना कभी कुछ इंजीनियरिंग चेंजेस से भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, कुछ मोरल पे भी काम करके इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग साइड से रहा तो टेक्निकल टीम का सपोर्ट लेके करते हैं, लेकिन मोरल पे काम करना तो वहाँ से कुछ बेनिफिट मिल जाता है। अपना है, अभी मान लो एक अंदर ऑपरेटर है, उसको अगर एक साहब के हिसाब से बोला तो जैसे साहब बोलते और मैं साहब हूँ, उसको ऊपर चिल्लाने से बोलने से काम नहीं बनेगा, उसको थोड़ा समझाना पड़ता, भाई सिचुएशन क्या है, तू कितना काम का है, तू क्या बनाता है। उसको मोरल के हिसाब से हम क्या बोलते, भाई तू देख अपन 3 व्हीलर बनाते हैं तो अपनी गाड़ी खाली इंडिया में नहीं बेचती, वो बाहर के कंट्री में बहुत सारी कंट्री में जाती। अब तू तो नहीं जा सकता वहाँ पे, लेकिन तूने जो काम किया है तो तेरा काम बाहर के कंट्री में दिखता है, तो उससे वो थोड़ा मोटिवेट होता है। बाकी कुछ छोटे छोटे काइजेंस ये वो करके अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अच्छा, काइजन्स में क्या स्पेसिफिक करते हो? अवार्ड्स देते हैं अपने जो बंदे बताते हैं आपको? उसमें क्या करते हैं अपन, मंथली 1 महीने से 30 तारीख तक पूरा एक मैपिंग करते हैं, उसका अटेंडेंस, उसका बिहेवियर, उसका काम पे फोकस, ये सब चीज़ में क्या करते हैं, उसका अपन वो बंदे का एक मंथ एंड में उसको जज करते हैं, और वो बंदे को अपन हर एवरी मंथ एक कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के सामने बिठा के सब ऐसे जो पूरे प्रोडक्शन हो या क्वालिटी हो, ये सब के एक बंदा चुन के अपन उनको है ना कुछ अप्रिसिएशन करते हैं। आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी तब आपको किस किस ने हेल्प करी थी आपके करियर में ग्रोथ के लिए, वो थोड़ा मेरे को बताओ। सबसे पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया तब मैं खुद नया था,
और इतनी बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ और सब पहचान वाले नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, तो एक प्रेशर रहता आदमी के ऊपर, कोई काम करना है तो बड़ी कंपनी में आ गया। तो वहाँ पे जितना मुझे मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, क्योंकि मैं नया था, वो नए के हिसाब से उनको जो चीज़ चाहिए वो भी करवा लेनी है, मुझे भी गाइड करना है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने बहुत हेल्प किया मुझे, कुछ ट्रेनिंग के, कुछ फिजिकल बिठा के समझा के, 10 बार समझा के। अभी टूल मेंटेनेंस पार्ट ऐसा है, वहाँ पे जितना नॉलेज लिया जाए उतना कम है। ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ जो आप अपना मतलब शेयर करना चाहोगे। नहीं, वैसे तो एक इंसिडेंट मेटलमैन में ज्वाइन हुआ मैं 2 जुलाई 2011 को, और तब प्लांट नया ही था, तो बहुत सारे काम, मल्टीपल काम चल रहे थे, प्लांट का कंस्ट्रक्शन, कुछ प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या हुआ है, दीपावली का पीरियड था, दीपावली के टाइम बहुत सारा अपना शेड्यूल का वॉल्यूम ज़्यादा रहता, और उसी टाइम में तो एक टूल ब्रेकडाउन में चला गया मेजर, और अपना प्लांट नया था, कुछ सेटअप नहीं था अपने पास, तो हमने हेल्प लिया कस्टमर का, लेकिन वो ब्रेकडाउन हुआ ये मालूम ही नहीं था। जब हम आए 9 बजे तब वो देखा, तो वहाँ पे फिर उसको ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए हम कस्टमर के हेल्प मांगा, तो हम चले गए सब, क्योंकि अपन कस्टमर के लिए वो पहले से वो पार्ट के लिए सिंगल सोर्स है। तो वहाँ पे गए तो वो काम करते करते उस टाइम मेरी बीवी खूब प्रेग्नेंट थी, और वो हॉस्पिटल में, उसको कब लेके गए मालूम भी नहीं था। और जब हमारा काम चालू था तो दोपहर में फ़ोन आया मुझे ससुर जी का, यार बोले आपको लड़का हुआ। मैंने वो काम के नाथ में उनको हाँ ठीक है बोला दिया, मुझे कुछ सुना ही नहीं मैंने, मशीनिंग का आवाज़ चालू था तो ठीक से सुनाई दिया। तो जब पूरा वो काम करके हम वापस वो टूल प्लांट में लाए, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, बाद में मैं रिलैक्स हूँ, उनको बोला, फ़ोन किया क्या हुआ था, बोले यार मैंने उनको बोला आपने फ़ोन किया था, तो बोले आपको लड़का हुआ था, बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। मैंने बोला ये तो सब तो वो एक शॉकिंग न्यूज़ हो गई थी यार, लड़का हुआ और ये मुझे बता रहे यार, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो चीज़ एक लेकिन जब भी वो लड़के का बर्थडे वगैरह आता है ना, मुझे वो इंसिडेंट याद आता है, अरे ऐसा भी होता। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे लाइफ में। ये तो अच्छा है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि मशीन ब्रेकडाउन होता है और मैन पावर्स की कमी होती है, तो इतनी बार प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, डाउन टाइम होता है, तो ये कैसे मैनेज करते हो आप ये सब। जैसे ही महीने का शेड्यूल आता तो उस हिसाब से हम प्लान करके रखते हैं, बाबा अपने को ये पार्टी ये क्वांटिटी से देना है। लेकिन अभी मान लो आज का ही एग्जांपल लिया, आज संक्रांति, तो अपने जितने लोग हैं तो यहाँ का लोकल त्यौहार है, तो लोग पहले दिन ही बोल देते सर कल छुट्टी मिलेगा क्या, तो अपन उनको थोड़ा वहाँ पे मोटिवेशन करते हैं, ठीक है छुट्टी तो मत लो, लेकिन एटलीस्ट एक फर्स्ट शिफ्ट में आ जाओ, मतलब अपना 12 घंटे का एक शिफ्ट चलता है, तो एटलीस्ट 8 घंटे तो आ जाओ, तो उतना ही थोड़ा बफर मिल जाता है, और 8 घंटे के हिसाब से अपन थोड़ा वो कवर कर लेते। तो ये चीज़ें ज़्यादा उस टाइम खाली मोटिवेशन या लोगों से जब तक सामने फेस टू फेस जाके बात नहीं करते तब तक ये चीज़ें होती नहीं। आपसे ये जानना है कि आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जो यंग जनरेशन है, जो मैकेनिकल्स और काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखती है ऑटोमेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं तो यंग जनरेशन से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्या हो जाता है जब अपन कुछ पढ़े म्हणजे कॉलेज लाइफ से आते और उसके बाद जब अपना ये करियर स्टार्ट करते हैं तो अपन पढ़ते पेमेंट के पीछे। पेमेंट हाँ सही है, सबके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, बट उसके पहले जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। और नॉलेज लेना है तो जो अभी देखा जाए तो होता क्या है, अभी रिसेंटली पास आउट हुए, 1 साल किसी कंपनी में काम किया, फिर उनको कहीं से भी ऑफर आ जाता, वहाँ चले जाने का वो ट्राई करते। लेकिन मेरा कहना है 1 साल 2 साल में स्विच नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एक कंपनी में 5-6 साल उनको देना चाहिए कि ये जो 5-6 साल जाते हैं उसमें उनका बेसिक नॉलेज, जो नॉलेज की ज़रूरत होती है वो पूरा 5-1 साल में रिकवर कर सकते हो। उसके बाद ये तुरंत छोड़ना, जल्दी जल्दी स्विच करना, ये थोड़ा अवॉइड होना चाहिए।